हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 1 मार्च है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम 2019 के लिए हमारी क्रैश कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज़ दोनों अवेलेबल हैं काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइजेस के ऊपर। एंड आज से यानी 1 मार्च से ही हमारा जो क्रैश कोर्स है उसके लेक्चर्स आपको प्लेटफॉर्म पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इफ़ यू हैव परचेज आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं लेक्चर्स को। अगर आपने अभी तक नहीं परचेज़ किया तो यू कैन परचेज इट राइट नाउ। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमारे पास है चाइना एंड ताजिकिस्तान। तो द वाशिंगटन पोस्ट की एक न्यूज़ है कि चाइना ने एक मिलिट्री पोस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है ऑन द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड ताजिकिस्तान इन द ताजिक टेरिटरी। एंड IR के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जा रहा है कि जैसे अफगानिस्तान से अब US विड्रॉ करने की ट्राई कर रहा है एंड दे वुड मोस्ट प्रॉब्ली विड्रॉ फ्रॉम द अफगान टेरिटरी, तो उसके बाद चाइना को एज द सक्सेसर देखा जा रहा है ऑफ द US। ठीक है जी। एंड ताजिकिस्तान क्यों इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द US एंड अफगान पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब US ने अर्ली फेजेस में इन्वेड किया था अफगानिस्तान को इन 2001 तो द ट्रूप्स वर डिप्लॉयड थ्रू ताजिकिस्तान। एंड यहाँ पर एक और जो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ क्या है, वखान कॉरिडोर है, जो कि एक नैरो स्ट्रिप है ऑफ टेरिटरी इन नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सर्च करना है एंड मोरोवर आगे हम मैप में देखेंगे भी। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो एरिया है चाइना का जिसको जिनजियांग प्रोविंस बोलते हैं, तो यहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स जो हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद है। एंड मोस्टली ये एरिया इसलिए न्यूज़ में रहता है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है दे आर सेइंग कि चाइना इज़ डूइंग सम एक्सेसेस ऑन दीज मुस्लिम पीपल एंड उनको वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम एंजॉय नहीं करने दे रहा। ठीक है जी। एंड जो एस्टिमेटेड है वो 11 मिलियन जो उइगुर मुस्लिम्स हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं इन द जिनजियांग प्रोविंस। एंड वो अपने आप को कल्चरली एज वेल एज एथनिकली क्लोज मानते हैं टू द सेंट्रल एशियन नेशंस एज़ कम्पेयर टू चाइना। एंड मोरोवर जो उनकी लैंग्वेज है वो भी टर्किश लैंग्वेज के सिमिलर है। तो अगर ये मैप है, सो दिस इज़ द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड ताजिकिस्तान। एंड ये आ गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एरिया क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ द प्लेस वेयर द मिलिट्री पोस्ट इज सपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड। एंड यहाँ है वखान कॉरिडोर, जो मैंने रब कर दिया सॉरी। तो ये वखान कॉरिडोर है एंड ये अफ़गानिस्तान का एक एरिया है। ठीक है जी। एंड अब मोरोवर ये POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो पूरा रीजन है पहले इट यूज टू बी द सिल्क रोड। एंड मोरोवर जो चाइना अपना BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है उसके भी ये एरिया रेडार पर ही है, क्योंकि यहाँ से जैसे द रोड इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जो CPEC वाला रोड है वो इधर से गुजर रहा है कहीं से। एंड मोरोवर जो यूरोप को रोड जाना है वो भी यहीं कहीं से गुजरेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो इसको अगर हम थोड़े लार्जर मैप पर देखें तो ऐसा कुछ है कि दिस इज़ द जिनजियांग प्रोविंस जो आपको दिख रही है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा ये एरिया है, इनफैक्ट चाइना की सबसे बड़ी प्रोविंस ही ये वाली प्रोविंस है। ठीक है जी। एंड अगर हम इसके बॉर्डर्स देखें कौन कौन सी कंट्री के साथ लग रहे हैं, तो यहाँ पर ये मंगोलिया है, दिस इज़ रशिया। एंड फिर यहाँ पर है कज़ाकिस्तान है। एंड आगे यहाँ पर दिस इज़ कज़ाकिस्तान, ये किर्गिस्तान है। एंड दिस इज़ ताजिकिस्तान जिसकी हम बात कर रहे थे। एंड फर्दर यहाँ पर है दो वखान कॉरिडोर जो है अफ़गानिस्तान का एरिया। ठीक है जी। ऑल्दो जो हम अपना मैप प्रोजेक्ट करते हैं इंडिया का मैप, सो बेसिकली जिनजियांग प्रोविंस शुड कोइंसाइड विद द बॉर्डर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी, लेकिन क्योंकि ये POK है तो पाकिस्तान इसको क्लेम करता है। इसीलिए यहीं से जो रोड है CPEC वो गुजर रही है। तो इसलिए प्रेजेंटली जो अगर हम ऑन ग्राउंड बाउंड्री देखें तो पाकिस्तान की बाउंड्री शेयर हो रही है जिनजियांग के साथ। एंड मोरोवर ये एक्साई चिन है दिस एरिया। एंड दिस इज़ द स्मॉल टेरिटरी ऑफ इंडिया जो हमारी जिनजियांग प्रोविंस के साथ लग रही है नियर द सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है जी। तो अब देयर कुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, क्योंकि ये रीजन काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आ रहा था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उइगर मुस्लिम्स की जो जिनजियांग प्रोविंस है उसकी बाउंड्रीज़ किन किन के साथ लग रही है इंटरनेशनली एंड इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ। मोरोवर इंडिया के क्या इंडिया बाउंड्री शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इस मैप से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो रही होगी। ठीक है जी। कि अगर हम इस थोड़े मैग्नीफाइड मैप में देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है इंडियन टेरिटरी का जो जिनजियांग प्रोविंस के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है जी। तो ये हमने पूरा देख लिया थोड़ा मैप इसका। एंड आगे बढ़ते हैं तो वियतनाम की बात करते हैं। तो
किम एंड ट्रम्प की जो मीट हुई है रिसेंटली हैनोई में। हैनोई इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम एंड यहाँ पर लोकेटेड है। इसके सराउंडिंग हम थोड़े एरियाज देख लेते हैं, जैसे दिस इज़ द गल्फ ऑफ टोंकिन एंड ये काफ़ी ज़्यादा इन न्यूज़ होता था ड्यू टू द वियतनाम वॉर जो 1960s में लड़ी गई थी, ठीक है जी। एंड मोरोवर यहाँ पर है हो ची मिन सिटी। तो द आइडिया ऑफ आवर ट्राईलेटरल हाईवे जो है वो हो ची मिन सिटी तक ही पहुंचाने का है, उस पूरे रोड को जो हम एक जॉइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं म्यांमार एंड थाईलैंड के साथ, जिसको हम कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। तो जो उसका फर्दर एक्सटेंशन है दैट इज सपोज टू बी टिल हो ची मिन सिटी, ठीक है जी। तो इसके सराउंडिंग आपको एरियाज इंपॉर्टेंट देखने हैं। साउथ चाइना सी के साथ भी जो वियतनाम का ईस्टर्न एरिया है वो टच करता है। मोरोवर पार्सल आइलैंड जो कि काफ़ी इन न्यूज़ थे ड्यू टू चाइनीज़ एग्रेशन, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है एंड दे आर नियर द वियतनाम। मोरोवर यहाँ पर स्प्रैटले आइलैंड्स जो हैं वो डाउन साउथ हैं एंड सदर्न टू द वियतनामीज टेरिटरी एंड टू द वेस्टर्न एंड वी हैव गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है जी। तो इन गल्फ्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एंड मोरोवर जो भी आसियान कंट्रीज़ हैं इनका आप जो मैप है उसको ध्यान से देखिएगा एंड ट्राई टू अलाइन द सिटीज़ ऑफ वेरियस जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं या फिर जो कैपिटल सिटीज़ ऑफ दीज वेरियस कंट्रीज़, इनको नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट थोड़ा अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। एंड जैसे कैम्बोडिया की कैपिटल है प्नोम पेन, तो वो यहाँ पर लोकेटेड है टुवर्ड्स द साउथ ऑफ हैनोई एंड जो बैंकॉक है वो कहीं दोनों के बीच में लोकेटेड है। अगेन जो इम्पॉर्टेंट कंट्री है लाओ, तो लाओ की जो कैपिटल है वेंटियन वो यहाँ लोकेटेड है अंडर हैनोई एंड टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ बैंकॉक। तो इसलिए ये जो भी कुछ रीजन्स हैं इनको थोड़ा ध्यान से देखना ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़ में आ रहे हैं बार बार, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है सक्षम। सक्षम जो है हरियाणा गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके थ्रू एंड वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 80% स्टूडेंट्स हैं पूरी स्टेट के, दे शुड बी एटलीस्ट ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंट। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि जो हमारे वेरियस एजुकेशन रिलेटेड सर्वेज आ रहे हैं तो उनका कहना है कि जो स्टूडेंट्स ऑल्दो दे आर स्टडिंग इन हायर ग्रेड्स लेकिन या हायर क्लासेस, लेकिन वो अपने से छोटी क्लास का भी जो सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन है या कोई इंग्लिश पैराग्राफ है तो वो भी नहीं पढ़ पा रहे। तो इसीलिए सीरियस डेफिसिट दिख रहा है उनकी जो लर्निंग स्किल्स हैं उनमें। तो इसीलिए उसी चीज़ को एनहांस करने के लिए ये हरियाणा गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लेकर आई है, सक्षम प्रोजेक्ट। एंड इसमें जो वेरियस चीज़ें हैं, इनिशिएटिव्स क्या क्या इंक्लूडेड हैं, जैसे रेमेडियल एजुकेशन के प्रोग्राम हैं, लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम हैं एंड मोरोवर उनके जो असेसमेंट रिफॉर्म्स हैं वो करने हैं बाय इम्प्रूविंग द डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस एज वेल। चीटिंग को रिड्यूस करना है एंड रिव्यू एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है जी। एंड ये जो प्रोजेक्ट सक्षम कब फुली इम्प्लीमेंटेड माना जाएगा, जब सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स दे कंप्लाई विद दिस कंडीशन कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंस अचीव कर जाएंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019। तो ये गवर्नमेंट ने कल ही पॉलिसी लॉन्च की है, जिसका एम क्या है कि हम ज़्यादा इफेक्टिव, मीनिंगफुल एंड इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसी बनाएंगे दैट विल ब्रिंग ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी। रेगुलेशन और अच्छी करनी है, एनफोर्समेंट अच्छी करनी है एंड इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ को बैलेंस करते करते सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को इंश्योर करवाना है हमें। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो क्या है, एक तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसको एनकरेज करना है एंड हमें चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक्सप्लोरेशन में अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करे एंड इस सेक्टर को एक्सप्लोर करे, ठीक है जी। एंड उसके बाद जो वर्जिन एरियाज हैं उनमें कॉम्पोजिट माइनिंग लाइसेंस एंड प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस जो हैं वो रेवेन्यू शेयर बेसिस पर दिए जाएंगे। वर्जिन एरियाज यानी वो एरियाज जिनमें अभी तक माइनिंग जो है वो स्टार्ट नहीं की गई है, ठीक है जी। एंड एनकरेज कर रहे हैं हम फर्दर जो मर्जर एज वेल एज एक्विजिशन है ऑफ माइनिंग एंटिटीज़ उनको, ताकि अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो बड़ी कंपनी बनकर या किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज करके अपने आप को थोड़ा और अच्छे से काम करवा सकती है, ठीक है जी। इसके बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे ऑफ माइनिंग लाइसेंसेज एंड क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड मिनरल कॉरिडोर्स टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर माइनिंग एरियाज। तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर स्पेशल फोकस है इस पॉलिसी का। एंड जो दूसरी अहम बात क्या है कि
इसके थ्रू हम चाहते हैं कि जो माइनिंग है उसको इंडस्ट्री का स्टेटस मिल जाए। इंडस्ट्री के स्टेटस के साथ होता क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर अगर डेवलप करना है हमें, तो उनको फाइनेंसेस एज वेल एज जो एक्विजिशन है वो आसान रहती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़े बेनिफिट्स होते हैं। तो इसलिए अगर माइनिंग को इंडस्ट्रियल सेक्टर घोषित करेंगे या इसके थ्रू अचीव करवाएंगे वो स्टेटस, तो अकॉर्डिंगली जो प्राइवेट सेक्टर है दैट विल increase its presence in the sector. And इसके बाद it mentions to rationalize reserved areas given to PSUs which have not been used and to put these areas to auction. तो जो already areas हैं जो reserved हैं हमारे public sector undertakings के पास, उनको भी धीरे धीरे auction करके privatize करना है। एंड इसमें जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ तो अलाइंड ही है ये, इसमें जेंडर सेंसिटिविटी की भी बात है इस पॉलिसी में। एंड एफर्ट कर रहे हैं हम कि पूरा जो मिनरल रिसोर्सेज है उनका एक डेटा बेस बनाया जाए एंड जो माइनिंग टेनमेंट सिस्टम है उसको थोड़ा और अच्छा किया जाए। ठीक है जी। एंड कोस्टल वाटरवेज एज वेल एज इनलैंड शिपिंग को इनकरेज कर रहे हैं हम कि जो ट्रांसपोर्टेशन है मिनरल्स की वो इन सेक्टर्स के थ्रू हो, ताकि क्या हो कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हम सेव कर पाएँ एंड जो कंपनीज हैं उनके लिए भी थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहे, थोड़ी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए एज वेल एज फॉर द पीपल कि उनको सस्ते दामों पर चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएँ। एंड इंटर जनरेशनल इक्विटी का तो ये ध्यान रखना ही रखना है, मतलब कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो उसका वेलबींग एज वेल एज जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी एम्पल ऑफ रिसोर्सेज हम किसी सस्टेनेबल वे से ही एक्सप्लोर करें एंड छोड़ कर जाएँ, ताकि उनको लैक ऑफ रिसोर्सेज ना फील हो। तो इट इज़ अनदर नेम फॉर अवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की बात करते हैं। तो इस डिक्लेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एशियन राइनो रेंज कंट्रीज़ की एक मीट करवाई गई थी विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड इसी के थ्रू ये दिल्ली डिक्लेरेशन निकल कर आई है, जिसमें अंडरस्कोर क्या किया जा रहा है या इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन होगी जो राइनो रेंज कंट्रीज़ हैं विच आर इंडिया, नेपाल एंड भूटान टू कंजर्व द वन हॉर्न्ड राइनोज। ठीक है जी। एंड ऑल्दो जो भूटान है उसमें कोई राइनोज एज सच नहीं मिलते हमें, लेकिन जो मानस नेशनल पार्क है असम में एज वेल एज जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, उनके क्रॉस ओवर के लिए अगर भी भूटान को इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज डिवाइडेड होने की वजह से जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते एंड मोर ओवर जो एनिमल्स हैं दे कैन नॉट बी कंजर्व्ड अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए जो भी इस रेंज की कंट्रीज़ हैं उन सबको इंक्लूड करवाना ज़रूरी था। एंड इंडोनेशिया एंड मलेशिया आर द अदर एशियन कंट्रीज़ जहाँ पर जो लास्ट ऑफ द राइनोज दे लिव। एंड असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लोबल जो राइनो पॉपुलेशन है उसका सबसे बड़ा जो नंबर है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में रहता है। ठीक है जी। एंड इसके बाद देयर इज़ नेपाल जहाँ पर सेकंड नंबर पर सब्सटेंशियल राइनो पॉपुलेशन पाई जाती है। जो जावन एंड सुमात्रन राइनोज हैं वो अब कंजर्वेशन एफर्ट्स के फेल होने की वजह से ही दे आर अब ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एंड सुमात्रन राइनो की अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटा राइनो स्पीशीज़ है एंड द ओनली एशियन राइनो विद 2 हॉर्न्स। तो अदरवाइज सबके वन हॉर्न राइनो ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो राइनो सुमात्रन राइनो है इसके 2 हॉर्न्स होते हैं एंड इट इज़ एक्सटिंक्ट इन मलेशिया, तो विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न एज वेल। तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, सॉरी नॉट एक्सटिंक्ट येट, लेकिन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है इन मलेशिया। एंड एक इसी जो मीट हुई थी एशियन राइनो रेंज कंट्रीज़ की मीट, इसी के बाद नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी आई है निकल कर, जो चाहती है कि हम काजीरंगा मॉडल ऑफ कंजर्वेशन जो है उसको रेप्लिकेट करें इन द अदर रीजन्स एज वेल, जैसे इंडिया, नेपाल एंड भूटान अब करेंगे। तो इसमें इसका मॉडल बेसिकली क्या था कि जो पूरा रेंज है उसको ही कंजर्व किया जाए एंड इंडिविजुअल किसी एरियाज़ के ऊपर कंसंट्रेट ना करते हुए। तो इसीलिए जो शुक्ला फांटा नेशनल पार्क है नेपाल में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है इंडिया में एंड चितवन नेशनल पार्क अगेन इन नेपाल एंड दूधवा इन इंडिया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट राइनो एरियाज़ हैं जो कि पॉलिटिकल बाउंड्री से सेपरेटेड हैं। तो अब इनको एक इकट्ठे एक सिंगल एंटिटी मानकर अब हमें काम करना है टू कंजर्व दीज राइनोज। तो इनके नाम थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि कौन सा जो नेशनल पार्क या कंजर्वेशन एरिया है वो इंडिया में है एंड कौन सा नेपाल में है।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेशनल पॉलिसी एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो ये एक और पॉलिसी है जो कल ही गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो इसकी एम क्या है कि इंडिया को हमें ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हब बनाना है। एंड कैसे? ड्रिवन बाय इनोवेशन, इम्प्रूव्ड कमर्शलाइजेशन, सस्टेनेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्रमोट करेंगे स्टार्टअप्स एज वेल एज स्किल सेट्स को स्पेशलाइज करवाएंगे। ठीक है जी। एंड ये अगेन अलाइन कर रहा है गवर्नमेंट के स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया एज वेल एज डिजिटल इंडिया वाले प्रोजेक्ट जो हैं उनके साथ। एंड जो मेजर मिशंस क्या हैं इसके, कि एक तो हमें प्रमोट करना है सस्टेनेबल इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री को, ताकि हम एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मार्केट बन जाएं बाय 2025। उसका एक जो मेजर शेयर है इंडिया के पास आ जाए, लीडिंग टू 10-fold इंक्रीज इन इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है जी। तो 10 टाइम्स इंक्रीज करने की बात की जा रही है इसके अंडर। एंड मोर ओवर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो हैं उनको नर्चर करने की एज वेल एज उनको सपोर्ट करने की बात कर रही है गवर्नमेंट। एंड Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ हैं या जो टाउन्स हैं उनमें उनमें स्पेशल फोकस देने की बात की जा रही है, ताकि डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सके बाय 2025 फॉर अप टू 3.5 मिलियन पीपल। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर्स की बात हो रही है, लेकिन अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हम विजन ही छोटा रखेंगे तो चीज़ें और कम होंगी, तो इसलिए विजन बड़ा रखना ज़रूरी है। एंड इसमें जो टैलेंट पूल बनाया जाएगा फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री, कैसे अपस्किलिंग करनी है एक तो हमारे IT प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी, एंड मोटिवेट करना है हमें 1 लाख स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी परफॉर्म कर पाएँ। तो अगेन एजुकेशन सेक्टर की बात हो रही है, या फिर हम बोले अगर कि जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इस तरफ लाने की बात है। एंड जो एग्जिस्टिंग हैं उनके लिए भी अपस्किलिंग के जो टारगेट रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने। मोरओवर कुछ 10,000 स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स भी ट्रेन किए जाएंगे जो कि लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। एंड क्लस्टर बेस्ड इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम प्रोवाइड करने की या बिल्ड करने की ट्राई कर रही है। तो अगर आप जो भी हमारे नए ये पॉलिसीज़ आ रही हैं गवर्नमेंट की, इन सब में क्लस्टर बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको थोड़ा एनकरेज करना ज़्यादा गवर्नमेंट ज़रूरी समझ रही है, क्योंकि जब क्लस्टर्स बनते हैं तो अकॉर्डिंगली वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, एंड जो चीज़ें हैं वो अच्छी निकल कर आती हैं। एंड इट विल to build a cluster-based innovation-driven ecosystem by providing 20 sectoral and strategically located software product development clusters having integrated ICT infrastructure, marketing, incubation etc. तो अगेन जैसे हमने बात की, ऑल एनकम्पसिंग चीज़ें बन जाती हैं। जब किसी चीज़ में कोई एरिया स्पेशलाइज करने लगता है तो उसको सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फिर सराउंडिंग एरिया से मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए क्लस्टर्स बनाने ज़रूरी हैं। एंड finally, in order to evolve and monitor scheme and programs for the implementation of this policy, National Software Products Mission will be set up with participation from government, academia and industry. तो नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स मिशन भी गवर्नमेंट लाने की बात कर रही है, जो जिसको सपोर्ट करेंगे एकेडमिया एज वेल एज द इंडस्ट्री। ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।